हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एकलव्य स्नातक। तो आज हम लोग स्किल एनहेंसमेंट कोर्स से जो कि बीए प्रोग्राम और बीए ऑनर्स सभी के लिए होने वाला है, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ के यूनिट 3 को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक यूनिट 1 और 2 के वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उनको देख सकते हैं। इसको समझने के लिए आपको यूनिट 1 और 2 को पहले समझना ज़रूरी है, ठीक है? और ये वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें हम क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और आप एग्ज़ाम में लिख भी पाएँगे, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं हमारा राइटिंग स्किल यूनिट 3। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन करना चाहते हैं तो एकलव्य स्नातक 1 को सर्च करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन कर सकते हैं, ओके? तो यस, हम लोग आज यूनिट 3 राइटिंग स्किल को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके साथ हमारा ये जो यूनिट 1, 2 एंड 3 होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? ये जो प्रैक्टिस सेशन जो आपकी बुक्स में है, ये आपको खुद करना है। आपको प्रैक्टिस करनी है स्पीकिंग के लिए, उसमें जैसा-जैसा बोला गया है, राइट? तो आज हम यूनिट 3 करते हैं। चलिए, तो देखिए, इस यूनिट को समझने से पहले आपको सबसे पहले ये समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि राइटिंग और स्पीच के बीच में डिफरेंट क्या होता है। बेसिकली देखिए, राइटिंग और जो स्पीच है, वो बिल्कुल अलग-अलग चीज़ें होती हैं। एक और जहाँ आपको राइटिंग करनी है, तो वो आपको सीखना पड़ता है, राइट? आप पढ़े-लिखे होंगे, लिटरेट होंगे, तब आप राइटिंग कर सकते हैं, राइट? स्पीच के लिए भी आपको सीखना पड़ता है, पर इसमें ना आपका पढ़ा-लिखा होना कोई ज़रूरी नहीं होता। क्योंकि हम बचपन से ही बोलना सीखते हैं, हमारी सराउंडिंग से बोलना सीखते हैं, राइट? तो स्पीच के लिए ना मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि आपको पढ़ा-लिखा होना चाहिए, आपको लिटरेट होना चाहिए, राइट? पर दूसरी ओर अगर आपको राइटिंग करनी है, तो आपको पढ़ा-लिखा होना चाहिए, आपको लिखने आना चाहिए, राइट? तो बेसिकली हम यहाँ पे यही समझने वाले हैं कि राइटिंग और जो स्पीच होती है, उसके बीच में डिफरेंट क्या होता है, ओके? तो बेसिकली हमेशा क्या होता है, जो रूल्स होती हैं राइटिंग की, वो अक्सर क्या होती हैं, जो स्पीच के रूल्स होते हैं उससे अलग होते हैं। हमेशा राइटिंग के रूल्स स्पीच के रूल्स से अलग होते हैं, ठीक है? फर्स्ट पॉइंट में आप ये बता सकते हैं, और नेक्स्ट में आप ये बता सकते हैं कि स्पीच जो होती है, एक विशेषता होती है हर ह्यूमन बीइंग की। हर ह्यूमन बीइंग जो है अपने तरीके से बोलता है, राइट? सबके अपने-अपने तरीके होते हैं बोलने के, राइट? तो इस वजह से हम कह सकते हैं स्पीच इज़ अ डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग, राइट? और नेक्स्ट में आप ये बता सकते हैं, वी डोंट नीड टू बी लिटरेट फॉर स्पीच, बट इन राइटिंग इट इज़ प्री रिक्वेस्टेड स्किल, राइट? तो आपको जैसे मैंने अभी बताया कि आपको अगर स्पीच देनी है, तो आपको लिटरेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप दे सकते हैं स्पीच, राइट? बट दूसरी ओर अगर आपको राइटिंग करनी है, तो ये आपके लिए प्री रिक्वेस्टेड हो जाती है, राइट? आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रोसेस यू शुड फॉलो टू राइट अ टर्म, पेपर और एन असाइनमेंट? तो ये भी क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जब आपको कोई जैसे स्कूल्स में वगैरह में होता था ना, हमें असाइनमेंट्स बनाने होते थे, या कुछ भी अगर आपको कोई भी टर्म लिखना है या पेपर लिखना है, तो ऐसे कौन-कौन से प्रोसेस हैं जिसको आपको फॉलो करना चाहिए, राइट? तो यहाँ पे बेसिकली 3 प्रोसेस होते हैं हमारा, प्री राइट, राइट और री-राइट। प्री राइट में क्या होता है, ऐसी चीज़ें जो हमें लिखने से पहले ध्यान रखनी चाहिए, और राइट जब हम लिख रहे हैं तो हमें क्या-क्या ध्यान देना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए। और रीराइट का मतलब होता है जब हमने दोनों चीज़ें कर ली, प्री राइट भी कर लिया, राइट भी कर लिया। तो रीराइट में हम क्या करते हैं, हमने जो लिखा है, समझाया है, जो लिखा है, उसको हम समझते हैं और ये देखते हैं कि हमने सही लिखा है कि नहीं। एक तरह से रिविज़न करते हैं जब हम रीराइट कर रहे होते हैं, ओके? तो चलिए एक-एक करके इनको अच्छे से समझते हैं। As writing is a process, therefore it usually follows a particular sequence, ठीक है? क्योंकि राइटिंग एक प्रोसेस होता है, तो इसमें एक सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है, ठीक है? जिसमें हमारा पहला आता है प्री राइट। प्री राइट क्या होता है, बेसिकली इज अ प्रोसेस विच कम्स बिफोर द एक्चुअल राइटिंग बिगिंस। मतलब जब एक्चुअल राइटिंग लिखना हम स्टार्ट करते हैं, उससे पहले जो है प्री राइट आता है, ओके? और प्री राइट करने के लिए हमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको फॉलो करना चाहिए, जैसे कि वन नीड्स टू प्लान और चॉक आउट अ rough plan or structure of how one will progress with the process of writing। जैसे हमें स्कूल्स में भी कई बारी टीचर्स बताते थे कि एग्जाम लिखने से पहले आपको क्या करना है, पहले ही आपको सोच लेना है कि आप इस वाले क्वेश्चन के आंसर में क्या-क्या लिखोगे, क्या-क्या बनाओगे, और हो सके तो साइड में आप रफ काम कर सकते हैं कि आपको इस वाले का आंसर ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है। तो मतलब हम जब पहले से तैयारी करते हैं, लिखने से पहले जब हम तैयारी करते हैं, वो बेसिकली हमारा प्री राइट होता है, ओके?
और इसी के साथ साथ आपको वन मस्ट पॉन्डर ओवर सर्टेन सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स बिफोर वन बिगिन राइटिंग दे आर, मतलब राइटिंग लिखने से पहले आपको कौन कौन सी चीजों के ध्यान देना चाहिए। पहला कि वन शुड फिगर आउट द एम एंड गोल्स ऑफ राइटिंग। सबसे पहले आपको यही करना होता है कि आप लिख क्यों रहे हैं, आपको इसको फाइंड आउट करना होता है, आपका एम क्या है, गोल क्या है, राइट। और उसके बाद आपको ये देखना होता है कि जो वन शुड गैदर ऑल द अवेलेबल इंफॉर्मेशन एंड डाटा ऑन द सब्जेक्ट वन डिसाइडेड टू राइट ऑन। तो उसके बाद क्या करना होता है, आपने जिस भी सब्जेक्ट पे लिखना डिसाइड किया है कि आपको इस सब्जेक्ट पे लिखना है, तो उस लिखने से पहले आपको उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं, डाटा हैं, वो आप अपने पास इकट्ठा कर लीजिए, राइट। ताकि आप जब लिखें तो उसमें आप इंक्लूड कर सकें। और उसके बाद वन शुड डन डिटरमाइन द स्टाइल, दैट इज द वे वन अरेंजेस वंस what and sentences into a choosy piece of writing, right। तो इसमें क्या होता है कि जब आपने सारी चीजें कर ली, सब कुछ कर लिया, तो आपको अपने स्टाइल पे ध्यान देना है कि आप जब लिखेंगे तो कौन से स्टाइल को फॉर्मेट करेंगे, और जो आपके पास आपके वर्ड्स हैं, थॉट्स हैं, आप उनको कैसे अरेंज करेंगे, किस सीक्वेंस में लगाएंगे। ऐसा ना हो कि मतलब आपने कुछ भी लिख रखा है, मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, कोई सेंटेंस ही नहीं बन रहा, राइट। तो लिखने से पहले ही आपको ये ध्यान रखना होता है कि आप किस सीक्वेंस में अपने वर्ड्स को, थॉट्स को लगाएंगे, राइट। और सेंटेंस में किसके वर्ड को कौन सी जगह पे आएगा, राइट, ये सारी चीजें। और इसी के साथ साथ मोर ओवर वाइल राइटिंग एन असाइनमेंट और प्रोजेक्ट देयर इज अ डेडलाइन दैट इज गिवन टू अस, एंड वी नीड टू प्लान आवर राइटिंग इन सच अ वे सो एज टू मीट द डेडलाइन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे पास जब हमारे पास असाइनमेंट्स आते हैं या पेपर भी आते हैं, तब भी देखिए हमारे पास एक डेडलाइन होती है कि हमें इतने दिन में या इतने घंटे में जो है अपना पेपर कंप्लीट करना है, राइट। तो हमें अपनी राइटिंग की स्पीड को, अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए या पेपर को कंप्लीट करने के लिए राइटिंग स्पीड को इतनी मतलब अच्छे से मेंटेन करना है, ताकि हमारा जो डेडलाइन है उस डेडलाइन के खत्म होने से पहले ही जो है हम सारी चीजें पूरी कर ले, असाइनमेंट पूरा हो जाए, हमारा पेपर पूरा हो जाए। तो ये चीज का ध्यान रखने के लिए भी आपको पहले से ही सोचना है कि आपको कैसे लिखना है, कैसे डिसाइड करना है, ठीक है। तो इस चीज को हम बेसिकली कहते हैं कि हम डेडलाइन से पहले सारी चीजें कर लें। इस तरह से प्लान कर लेना कि आप राइटिंग जो करने वाले हैं वो कैसे करेंगे, ठीक है, ताकि आप डेडलाइन तक आते आते आपका कंप्लीट हो जाए, ठीक है। वन शुड लिमिट वन सेल्फ विद इन द वर्ड लिमिट्स। अगेन हमारे पास कई बार वर्ड लिमिट्स होते हैं कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर इतने वर्ड्स में देना है, तो ऐसा ना हो कि आप उस वर्ड लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं। आपके पास जितनी वर्ड लिमिट्स है, आपको अपने थॉट्स को, अपने वर्ड्स को उतने ही वर्ड लिमिट्स में जो है कंप्लीट करना है। ये भी एक बहुत ही प्री राइट थिंग हो जाती है जो आपको ध्यान रखना होता है लिखने से पहले, ओके। और नेक्स्ट हम आते हैं राइट, जो कि हमारा सेकेंड है राइट। तो राइट में क्या होता है, बेसिकली इन दिस फेज ऑफ राइटिंग वन शुड ऑर्गेनाइज द रिटन इन सच अ मैनर दैट इज easily comprehensible. Therefore, it is a very important to ascertain a logic sequence in writing. So बेसिकली जब हम राइट पे आते हैं तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा मेन प्रोसेस होता है, ठीक है। इस फेज में क्या होता है कि हमने सारी चीजें पहले से सोच ली, हमने वर्ड लिमिट डिसाइड कर लिया, हमें पता है डेडलाइन कितनी है, हमने सारी चीजें डिसाइड हो गई हमारी। तो ये हमारा मेन प्रोसेस होता है जब हम लिख रहे होते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है कि जितनी भी चीजें हमारे पास है जो हमें लिखने हैं, जो वो सारी चीज़ें क्या हमें ऑर्गेनाइज़ कर लेनी चाहिए, और वो भी इस वे में ताकि वो सामने वाले को, जो भी उसको पढ़ेगा, जो भी उसको चेक करेगा, वो अच्छे से समझ सके। ऐसा ना हो कि हमने किसी भी फॉर्मेट में लिख दिया, किसी भी तरीके से लिख दिया और सामने वाले को समझ में ही नहीं आ रहा है, ठीक है? तो लिखते वक़्त आपको यही ध्यान रखना है कि अपने सारे थॉट्स को, वर्ड्स को एक अच्छे से मैनर में रखना है, ताकि सामने वाले को वो अच्छे से समझ में आए, ठीक है। और ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि जो सीक्वेंस है राइटिंग का वो एक लॉजिकल बने, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा आता है रीराइट। तो रीराइट मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपको भी बताया कि जब हम सारी चीजें कर लेते हैं, तो ये जो स्टेप होता है ये बेसिकली एक रिवीजन की तरह काम करता है, ठीक है। दिस स्टेप्स requires that one receives the rough draft and edits it. Revision allows you to perfect your assignment, project or any other writing. So जब हम रीराइट करते हैं तो हमने मान लीजिए कोई गलती कर दी है, कोई गलती कर दी है या उस चीज की जगह कुछ और लिखना था, तो रीराइट जब हम करते हैं, बेसिकली जब हम रिवीजन करते हैं, तो ये हमें एक और हमारे पास मौका मिलता है कि हम जो है उसको ठीक कर सके, राइट। तो ये बेसिकली हमारा रीराइट होता है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट आर द वेज ऑफ राइटिंग एन इंट्रोडक्शन। तो जब हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं,
मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगी कि इस वाली यूनिट में ना बेसिकली हम लोग राइटिंग पे फ़ोकस कर रहे हैं। तो राइटिंग पे हम सभी ने जैसे क्लास 10th में, क्लास 12th में, 11th में किया है, जैसे कि नोट मेकिंग हो गया, लेटर राइटिंग हो गया, एसे राइटिंग हो गया, है ना? ये सारी चीज़ें हमने करी हैं। तो इस यूनिट पे बेसिकली हमें इसी चीज़ पे ध्यान दिलाया गया है कि आपको ये सारी चीज़ें लिखते वक़्त या रिपोर्ट लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं आप जब, तो कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिसको फ़ॉलो करना चाहिए, क्या-क्या चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रखना चाहिए। तो वही इस चैप्टर में बेसिकली यही चीज़ें हमें जो है समझाई गई हैं। ओके, तो इस वज़ह से हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं या कुछ भी असाइनमेंट वग़ैरह बना रहे हैं, तो जब आप उसमें इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो कौन से ऐसे तरीके हैं जो कि हमें इंट्रोडक्शन लिखते वक़्त फ़ॉलो करने चाहिए, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। Formulate a question which will evokes readers' interest and एंगेज दाम तो हमें पहले फॉर्मुलेट कर लेनी चाहिए वो सारे क्वेश्चंस वो सारी चीजें जो कि जो भी उस चीज को पढ़ रहा हो उसके अंदर इंटरेस्ट आए ठीक है और उसको उसके अंदर एंगेज करे ठीक है उसमें उसके इंटरेस्ट जो है बनाए रखे तो ऐसी चीजों को हमें इंट्रोडक्शन में इंक्लूड करना चाहिए नेक्स्ट हमारे पास जितना भी प्रोवाइडेड डाटा है स्टैटिस्टिक है एटसेट्रा दैट विल सरप्राइज द रीडर और अनसेटल्ड देयर कॉमन बिलीव्स जब हम इंट्रोडक्शन में कोई भी डाटा या स्टैटिस्टिक को इंक्लूड करते हैं तो जो पढ़ रहा होता है उसको स्टार्टिंग में ही जब इतनी अच्छी चीजें पढ़ने को मिलती हैं तो उसको इंटरेस्ट आता है और वो मतलब थोड़ा सा सरप्राइज भी हो जाता है कि वाह इतनी अच्छी चीजें लिखी हैं तो थोड़ा इम्प्रेस हो जाता है ठीक है तो ये चीजें जो है आपके एग्जाम में हर चीज में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है जब आप इंट्रोडक्शन जो है थोड़ा अच्छा लिखते हैं ताकि आई कैची और इंटरेस्टिंग लिखते हैं तो सामने वाले को लगता है कि थोड़ा और पढ़ना चाहिए थोड़ी इंटरेस्टिंग चीजें लिखी हुई हैं राइट और इसी के साथ-साथ प्रोवाइड एन इंटरेस्टिंग एनकोड और स्टोरी रिलेटेड टू द टॉपिक और उसी से रिलेटेड आप कोई फैक्ट लिख सकते हैं या फिर कोई स्टोरी लिख सकते हैं जो कि आपकी स्टोरी से रिलेटेड हो, ठीक है? और उसी के साथ-साथ स्टार्ट विद एन इंटरेस्टिंग एंड रिलेवेंट कोटेशन हाँ, आप ये भी कर सकते हैं कि आपने कई बारी अगर आपने किसी टॉपर्स का या किसी का अगर कुछ आंसर पे शीट को देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि वो ना उस स्टोरी से या उस क्वेश्चन से रिलेवेंट ना कई बारी क्या करते हैं, कॉमास के अंदर ना कोटेशंस को लिख देते हैं। तो इससे क्या होता है सामने वाला इम्प्रेस होता है और उसको इंटरेस्ट जगता है आगे पढ़ने के लिए, ठीक है? तो ये चीज़ें जो है आपको इंट्रोडक्शन में ध्यान देनी चाहिए। इसके साथ-साथ प्रोवाइड एन अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड कंप्रीहेंशन और कंट्रास्ट आप ये भी कर सकते हैं कि मतलब सामने वाले ने सोचा ना हो ऐसे थॉट्स लिख दीजिए पर ये जरूर ध्यान रखिए कि वो आपके स्टोरी से वो आपके क्वेश्चन से रिलेवेंट हो ठीक है और इसी के साथ साथ अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट नॉट टू डू इन इंट्रोडक्शन अभी हमने देखा इंट्रोडक्शन कैसे लिखना चाहिए कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए तो अब हमें देखना है कि इंट्रोडक्शन लिखते वक्त ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसका हमें ध्यान देना चाहिए मतलब ध्यान नहीं देना चाहिए हमें वो चीजें नहीं करनी चाहिए जब हम इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं ओके व्हाट नॉट टू डू इन एन इंट्रोडक्शन ठीक है तो फर्स्ट अवॉइड स्टीरियोटाइप्स क्लिचेस jargons एंड बोरिंग कंस्ट्रक्शन ऐसी चीजें ना लिखें इंट्रोडक्शन में कि सामने वाला पढ़ते ही कहे अरे यार इसको कुछ तो आता नहीं है पता नहीं क्या लिखा हुआ है मतलब ऐसी चीजें ना लिखें ठीक है और ऐसी चीजें लिखें जो उसको इंटरेस्ट जगाए ठीक है और बोरिंग चीजें ना लिखें इंट्रोडक्शन में इंट्रोडक्शन जितना हो सके इंटरेस्टिंग आई कैची और अच्छा बनाइए ठीक है और avoid dictionary and encyclopedia definition if possible and explain in your own words और इंट्रोडक्शन में आप ये जरूर ध्यान रखिए क्योंकि आप सारा पेपर तो लिख ही रहे हैं डिक्शनरी वर्ड्स में तो आप इंट्रोडक्शन में ये कर सकते हैं कि आप अपने खुद के वर्ड्स में समझाइए ताकि सामने वाले को भी समझने में इजी हो और उसको इंटरेस्टिंग भी लगे ठीक है तो आप ट्राई कर सकते हैं कि इंट्रोडक्शन लिखते वक्त आपको अपने शब्दों में समझाना होता है और इसी के साथ साथ अवॉइड राइटिंग द इंट्रोडक्शन टिल यू हैव फिनिश्ड राइटिंग द ड्राफ्ट मतलब इतना भी मत लिख दीजिए इंट्रोडक्शन में कि मतलब वो जो मेन आंसर है वो आप लिख ही नहीं रहे हैं खाली मतलब इंट्रोडक्शन ही लिखे जा रहे हैं तो ठीक है तो ये आपको अवॉइड करना है ठीक है चलिए नेक्स्ट आते हैं तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया इसमें हमें बेसिकली देखना है लेटर कैसे लिखना है नोट मेकिंग कैसे करनी है रिपोर्ट कैसे करनी है तो यही सारी चीजें हैं इस चैप्टर में ठीक है तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें पहले से भी आती होंगी पर एक बार फिर भी आप अपने यूनिट को गो थ्रू करेंगे तो आपको ये बहुत इजी लगेगा आप इजीली कर लेंगे ठीक है तो इसमें बेसिकली हमारे पास ऐसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं कि नोट मेकिंग के कैसे टेक्निक हो सकते हैं लेटर कैसे हो सकता है ना
तो चलिए देखते हैं टेक्निक्स ऑफ नोट मेकिंग और हाउ टू मेक नोट्स। बीइंग अ इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट, और कोई भी अगर आप इस लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, तो नोट्स बनाना जो होता है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और नोट्स बनाना ही ज़रूरी नहीं होता, नोट्स को कैसे आप अच्छे से बना रहे हैं। ऐसा ना हो कि आपने नोट्स बनाया और बाद में आप पढ़ रहे हैं तो आपको ही नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है? तो इफेक्टिव नोट होना चाहिए आपके जो नोट्स होते हैं, और उसमें ऐसा ना हो कि मतलब पूरी की पूरा सेम टू सेम टेप रखा है, बिल्कुल कॉपी कर रखी है। तो ये सारी चीज़ें जो है नोट्स में नहीं करी जाती है। तो यहाँ पे हम बेसिकली यही डिस्कस करेंगे कि नोट मेकिंग करते वक़्त हमें कौन-कौन सी टेक्निक्स का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है? तो the first significant thing about note making is that the reader should read or go through the reading or passive very carefully and try to figure out the keys, idea and main theme. तो बेसिकली जब हम नोट्स बनाते हैं तो हमें बेसिकली जो भी हमारे पास पैसेज है, चैप्टर है, हमें उसको गो थ्रू करना चाहिए अच्छे से, और उसके अंदर से फिगर आउट कर लेनी चाहिए जो आइडिया, मेन आइडिया क्या है, वहाँ का थीम क्या है, मेन चीजें, ठीक है? और उसके बाद क्या करना चाहिए, द नोट मेकर शुड देन put the main idea of the passage as heading of the passage. The heading should be shorter and easy to understand. तो जब आपने पढ़ लिया, आपके पैसेज को पढ़ लिया, आपने चैप्टर को पढ़ लिया, तो आप उसमें से जो थीम्स निकाली, आपने जो आइडिया निकाली, उसको एक एज अ हेडिंग प्रेजेंट कर दीजिए, और हेडिंग के अंदर जो है अपने अंडरस्टैंडिंग को लिख दीजिए, ठीक है? और ऐसा ना हो कि जो हेडिंग है वो मतलब समझ में ही ना आए, कोई अजीब ही सी हेडिंग लिख दी, ठीक है? तो हेडिंग जो है वो भी अंडरस्टैंड होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, ठीक है? एंड यूजुअली रिटन ऑन द टॉप मिडल ऑफ द पैसेज। आप यूजुअली लिखिए कि जो आपका ये पूरा पेज है तो आपके मिडल में जो है वो हेडिंग हो आपका, ये आप ध्यान रखिए। और नेक्स्ट, अंडर द हेडिंग ऑफ द पैसेज द सब हेडिंग शुड कम इन। जैसे कि आपने सेंटर में हेडिंग लिखा, फिर इसके नीचे आप सब हेडिंग लिख सकते हैं, फिर इसके बाद आप मेन पॉइंट्स आप जो भी इंक्लूड करना चाहते हैं कर सकते हैं, ठीक है? वंस वी आर through with the subheading, it is essential to write the point under each subheading which goes on in support, against, or uphold, or to argue in favor of, against, or provide the details. तो जब आपने हेडिंग लिख ली, सब हेडिंग लिख ली, तो अब इस सब हेडिंग के अंदर आप अपनी नॉलेज को लिखिए, आप अपने मतलब आप थीम को लिखिए, आप क्या लिखना चाह रहे हैं, उसमें क्या क्या हुआ, उस जो सब हेडिंग है उसके सपोर्ट में भी हो सकता है, उसके अगेंस्ट भी हो सकता है, ओके? तो आपको ये करना है नोट में कर बनाते वक़्त। और इसी के साथ-साथ और भी कुछ ऐसी चीज़ें जिसको आपको नोट मेकिंग करते वक़्त ध्यान रखना चाहिए। देयर इज़ नो नीड टू राइट फुल सेंटेंस इन नोट मेकिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्टर, तो डॉक्टर आप जब नोट्स बना रहे हैं तो आपको डॉक्टर पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप डीआर भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो ऐसे कई ऐसे एब्रिविएशन जिनको हम बोलते हैं, तो ऐसे कई एब्रिविएशन हमारे पास हैं जिनका हमें यूज़ करना चाहिए नोट्स में। नोट्स में हमें जब फ़ायदा ही क्या है नोट मेकिंग का, जब पूरा का पूरा कॉपी किया है और पूरे के पूरे वर्ड्स वही, मतलब 10 पेज का चैप्टर है तो आपके नोट्स भी 10 पेज के हैं, तो मतलब नोट्स में आप छोटा करने करके लिखने की कोशिश करिए, और वो आपको समझ में भी आना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए। और ये ज़रूर ध्यान रखिए कि जो-जो मेन चीज़ें, मेन थीम्स जो हैं, वो किसी भी पैसेज या चैप्टर में है, वो आपके नोट्स में होना चाहिए, ठीक है? और ट्राई करिए इन इन योर वर्ड्स, ठीक है? इन योर ओन वर्ड्स। और इसी के साथ-साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए, एब्रिविएशन शुड बी यूज्ड एज़ मच एज़ पॉसिबल, जितना आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? और लास्टली क्या होता है, जब हम नोट्स बनाते हैं, तो कई बारी हमें खुद भी समझ में नहीं आता कि ये जो शॉर्ट वर्ड था, ये क्या था? इसका मतलब क्या था? तो हम ये कर सकते हैं, लास्ट में नीचे एक बॉक्स बना दें, और लिखते के वक़्त ही जो भी एब्रिविएशन आपने यूज़ किए हैं, उसके फुल फॉर्म उसके सामने लिख दीजिए। ठीक है? तो ये हमें हेल्प करता है नोट मेकिंग में, ठीक है? तो लास्टली हमें यही लिखा हुआ है यहाँ पे, अ लिस्ट ऑफ एब्रिविएशन शुड बी प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ नोट मेकिंग ऑफ अदर्स फॉर अदर्स रीडर, ताकि आपके नोट्स को कोई और भी पढ़े तो उसको भी समझ में आए, ओके? ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज पैराफ्रेजिंग एंड समराइजिंग, ठीक है? तो पैराफ्रेजिंग बेसिकली क्या होता है, पैराफ्रेजिंग मीन्स चेंजिंग द वर्ड्स इन विच समथिंग यू हैव रीड हैज बीन एक्सप्रेस्ड। मतलब आपने कुछ भी पढ़ा, ठीक है, उसके वर्ड्स को चेंज किया, बट वो रिलेवेंट होना चाहिए और उससे समझ में होना चाहिए। मतलब उसका जो आपने लिखा और जो आपने पढ़ा, उन दोनों का मतलब निकल के सेम आना चाहिए, भले ही वर्ड्स अलग हो सकते हैं, ठीक है? द रिजल्ट ऑफ पैराफ्रेजिंग शुड बी significant different from the original source, so that as far as the expression goes, it counts as your original writing. तो पैराफ्रेजिंग में क्या होता है, बेसिकली हम किसी चीज को पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर उसको हम अपने ओन लैंग्वेज में लिखते हैं, और ये बात का ध्यान रखते हैं कि जो मतलब उस पैसेज का निकल रहा था वही निकल रहा है हमारे
वर्ड्स में, ठीक है। तो क्योंकि हमने इसमें अपने वर्ड्स यूज करते हैं, तो इस वजह से हम इसको ओरिजिनल राइटिंग कहते हैं कि हमने लिखा है तो ये ओरिजिनल राइटिंग है, ओके। और दूसरी ओर समराइजिंग में क्या होता है, समराइजिंग मीन्स गिवन अ ब्रीफ स्टेटमेंट ऑन ऑफ द मेन पॉइंट्स ऑफ अ टेक्स्ट इन वंस ओन वर्ड्स, ठीक है, while मेंटेनिंग द मीनिंग ऑफ द ओरिजिनल, ठीक है। तो पैराफ्रेजिंग और समराइजिंग में मेन डिफरेंट यही होता है कि पैराफ्रेजिंग में क्या होता है, हम बिल्कुल मतलब जितना लंबा वो है उतना ही लंबा हम लिख सकते हैं, पर हमारे उसमें भी हम खुद के वर्ड्स का यूज करते हैं, ठीक है। और पैराफ्रेजिंग में हम उसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं, बट हम ओन वर्ड्स में। बट समराइजिंग जब हम करते हैं तो उसमें हम छोटे से छोटा करके लिखने की कोशिश करते हैं, और उसमें भी हम खुद के वर्ड्स का यूज करते हैं, और ये भी मेंटेन करते हैं, भले ही हमने 10 पेज को 5 पेज में कन्वर्ट कर दिया, पर हम ये जरूर मेंटेन करते हैं उसमें कि जो ओरिजिनल मीनिंग है वो भी बरकरार रहे समराइजिंग करते वक्त, ओके। नेक्स्ट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसे कौन से स्टेप हैं जो कि हमें फॉलो करने चाहिए जब हम पैराफ्रेजिंग कर रहे हो या फिर समराइजिंग कर रहे हो, ये एक्टिविटी जब हम कर रहे हैं तो हमें कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि रीड द ओरिजिनल टेक्स्ट फॉर अ कर्सरी रीडिंग, एंड then the second reading can be specific and close, looking for the better understanding of the text। पहले हम ये करते हैं कि बस ओरिजिनल जो भी टेक्स्ट है उसको हम जस्ट ऐसे ही रीड कर लेते हैं थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के लिए, पर जब हम सेकेंड टाइम पढ़ते हैं तो उसको अच्छे से पढ़ते हैं, बिल्कुल क्लोज रीडिंग करते हैं ताकि उसका वो हमें अच्छे से समझ में आ पाए, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्या करना होता है, यू कैन अंडरलाइन द मेन थॉट्स, ऑल्सो मार्क द सपोर्टिव आर्गुमेंट्स। उसमें जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसमें कौन सी सपोर्टिव आर्ग्यूमेंट्स हैं, कौन से ऐसे थॉट्स हैं जो आप अपने आंसर में लिख सकते हैं, तो उसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। और उसी के साथ साथ मेक नोट ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसका नोट्स बना लीजिए, चाहे आप पैराफ्रेजिंग कर रहे हैं या समराइजिंग कर रहे हैं। और while मेकिंग नोट्स ट्राई नॉट टू कॉपी वर्ड्स फ्रॉम द ओरिजिनल until देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर देम। मतलब जब तक उस वर्ड का कोई सब्स्टिट्यूट ना हो, जब तक आप ओरिजिनल टेक्स्ट को बिल्कुल एज इट इज कॉपी ना करें, ट्राई करें अपने ओरिजिनल वर्ड्स में, अपने खुद के वर्ड्स में लिखें, ओके। और ओरिजिनल वर्ड्स को कॉपी ना करें जब तक उसका सब्स्टिट्यूट ना हो, ठीक है। और इसी के साथ साथ नाउ कीप असाइड द ओरिजिनल मैटर एंड राइट ऑन ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द ओरिजिनल इन योर ओन लैंग्वेज। जब आप पैराफ्राइजिंग कर रहे हैं, समराइजिंग कर रहे हैं, तो आपको ये करना है कि आपने पढ़ लिया, ओरिजिनल टेक्स्ट को समझ लिया, उसके थीम को इकट्ठा कर लिया, मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन कर लिया, थॉट्स को अंडरलाइन कर लिया, उसके जितने भी सपोर्टिव आर्ग्यूमेंट्स है वो सारी चीजें हो गई। तो लास्टली आपको क्या करना होता है कि जो भी ओरिजिनल मैटर है उसको साइड में रख दीजिए, और अपने खुद के पॉइंट्स को, अपने खुद के व्यूज को वहां पे लिखिए, ठीक है, अपने खुद के लैंग्वेज में। और उसी के साथ साथ आप नेक्स्ट ये कर सकते हैं, कंपेयर योर वर्जन विद द ओरिजिनल टू सी वेदर ऑल पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैव बीन इंक्लूडेड और नॉट। जब आपने लिख ली सारी चीजें तो एक बार रीचेक करिए कि, और कंपैरिजन कीजिए ओरिजिनल वर्जन का अपने वर्जन के साथ, कि कोई ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट तो नहीं गया, आपने इंक्लूड करना भूल तो नहीं गए आप। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और उसी के साथ साथ इफ यू फाइंड एनी unique word in the original which you wish to retain, then you can also use it in quotes to show the borrowing from the original। तो आप जैसे आप कई बार ही होता है ना, हमें ओरिजिनल टेक्स्ट में कई ऐसे वर्ड सेंटेंस जो हैं अच्छे लग जाते हैं, और उससे क्या होता है, हमारा जब पैराफ्रेजिंग कर रहे हैं, समराइजिंग कर रहे हैं, तो वो हमें हेल्प करता है। तो आप उस चीज को जो है कोटेशन में के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जब हम पैराफ्रेजिंग और समराइजिंग करते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए। और इसी के साथ ये वीडियो भी कंप्लीट होती है, और इसी के साथ हमारा यूनिट 1 2 3 सब कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कुछ भी अभी तक समझ में ना आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और इसका जो नोट्स है, पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।